स्टार्ट किया जाए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसमें काफ़ी कुछ लिखा है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के बारे में लिखा है, और इंट्रोडक्शन में ही एक्सक्रीटरी आर्गन दिए हैं अलग अलग एनिमल के। इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें कि किसी भी एनिमल की बात करें तो उसमें एक्यूमुलेट्स होते हैं वेस्ट, जैसे तो नाम याद रखना, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर। वाटर वेस्ट कैसे हो गया? तो ध्यान से सुने, ऐसा कोई भी मटेरियल जो आपके काम का हो, यूजफुल हो, और फिर भी वो वेस्ट में लिखा हो, इसका मतलब है फिर वो एक्सेस है। तो वाटर तब तक वेस्ट नहीं होगा जब तक कम रहेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो वाटर भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आयन का भी वही हाल है। आयन भी तो हमारे लिए नेसेसरी है, लेकिन ये भी वेस्ट में लिखा है। इसका मतलब ये भी क्या हुए हैं? एक्सेस में। लेकिन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तो ओरिजिनल वेस्ट है। CO2 क्या है? ओरिजिनल वेस्ट है। इतने सारे वेस्ट, फास्फेट, सल्फेट, ETC वगैरह, ये सब कहाँ से आते हैं? तो ये दो जगह से आते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आते हैं, और दूसरा एक्सेस इंजेक्शन से आते हैं। इन सब्सटेंस को या तो टोटली और या तो पार्शियली क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। जैसे क्या वाटर टोटली रिमूव कर दोगे? ऐसा तो है नहीं। क्या आयन टोटली रिमूव कर दोगे? नहीं है। तो जो चीज़ काम की है वो कुछ रोक लोगे और कुछ बाहर फेंक दोगे, और जो बेकार है उसको पूरा फेंक दोगे। फिर सवाल ये है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ही क्या हैं? तो मेजर फार्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसमें से जो अमोनिया है वो क्या है? तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फार्म है। तो अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगा। अगर जहर है तो जहर को अगर डाइल्यूट करना चाहते हो तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, जबकि यूरिक एसिड क्या है? बहुत कम टॉक्सिक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम। इसी नाते इसको रिमूव, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एक्सक्रीट किया जाए अमोनिया को, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऐसे लोग जो अमोनिया एलिमिनेट करें उनको क्या कहोगे? अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। कौन से? मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबिया और एक्वेटिक इंसेक्ट। अमोनिया के बारे में एक और लाइन है, ये बहुत ज़्यादा रेडली सॉल्युबल है इन वाटर में, बहुत तेज़ी से डिजॉल्व होती है। इसी नाते ये एक्सक्रीट हो जाती, किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। कहाँ से? बॉडी सरफेस या किसके थ्रू? गिल सरफेस। हाँ, अब गिल सरफेस की बात करेंगे तो बस ये खास बात है, ये किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो याद रखिएगा, अमोनिया एक्सक्रीट आउट एज ए अमोनियम आयन। फिर आता है किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, किसमें? तो कहोगे अमोनिया के रिमूवल में। फिर यहाँ से शुरू होता है यूरिया। यदि किसी को जमीन पर रहना है, मतलब टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन करना है, तो उसको ये प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या? लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे क्या? चाहे यूरिया बना लो और चाहे क्या बना लो? यूरिक एसिड। और पर्पज एक ही है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। फिर सवाल है कि कौन यूरिया बनाएगा और कौन यूरिक एसिड बनाएगा? तो ज़्यादातर की बात मैमल करेंगे, मोस्ट मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया जैसे फ्रॉग की बात करेंगे, और मैरीन फिशेज की बात करेंगे। ये लोग यूरिया एक्सक्रीट करेंगे और अपना नाम क्या रख लेंगे? यूरियोटेलिक। होगा क्या इन लोगों में? तो अमोनिया प्रोड्यूस होगी मेटाबॉलिज्म के द्वारा, उसी से क्या बना देंगे? यूरिया बना देंगे। बस बनाएंगे कहाँ? लिवर में बनाएंगे, और फिर उसको कहाँ छोड़ देंगे? ब्लड में। फिर वो ब्लड से फिल्टर होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, किसके द्वारा? तो आंसर क्या देंगे? किडनी। ये एक स्पेशल पॉइंट है, हम लोगों के बारे में लिखा है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया हो सकता क्या हो जाए? रिटेन हो जाए। कहाँ? किडनी के मैट्रिक्स। इधर देखिए, हम लोगों की किडनी
के अंदर थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन कर लेते हैं। वो पर्पज क्या है तो भी आगे समझ में आएगा, बाद में अभी रटेंगे। मेंटेन करना है क्या, डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, इसका क्या पर्पज होता है, अभी आगे काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी याद करेंगे कि यूरिया स्मॉल अमाउंट में किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन की जाती है। फिर आया रेप्टाइल, बर्ड, लैंड, स्नेल और इंसेक्ट, इन चारों की बात है। तो इन लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। और यूरिक एसिड में चूंकि वाटर बहुत कम लगता है तो बन जाएगा क्या, पिलेट, या क्या बन जाएगा, पेस्ट। इसी नाते क्या होगा, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और ऐसे एनिमल को कहोगे क्या, यूरिकोटेलिक। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ सकता है। कह रहा सर्वे कर लो, किसका सर्वे कर लो, पूरे एनिमल किंगडम का। तो हमको पता चलेगा कि अलग अलग एनिमल का स्केटरी स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे जैसे देखो, कह रहा मोस्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट की बात करोगे तो उसमें हमको मिलेगा क्या, सिंपल टिब्यूलर फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन, जैसे कि क्या मिलेगा, किडनी। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ दिए हैं, जैसे जैसे टिक कर लो। अगर हम प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करें, या इसी का दूसरा नाम फ्लेम सेल है, ये स्कीटरी स्ट्रक्चर है किन किन में, तो चार नाम याद रखेंगे। ये प्लेटी हेलमिंथ में है, जिसमें कि प्लानेरिया या फ्लैटवर्म आते हैं। ये रोटीफर में है, कुछ एनलिड में है, और क्या, सिफेलोकार्डेट, जैसे कि क्या, एम्फियोक्सस। प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये स्कीटरी आर्गन है, वैसे तो ये स्कीटरी आर्गन है, स्कीशन करेंगे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्राइमरली फंक्शन मतलब मुख्य काम क्या है, तो मुख्य काम देखो क्या है, प्राइमरली कंसर्न विद, अंडरलाइन कर लो, आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो। तो इसका मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन की ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन तो करना ही है। खैर फिर आएगा नेफ्रीडिया, ये टिब्यूलर स्केटरी स्ट्रक्चर है, किसमें मिलेगा, अर्थवर्म या बाकी एनलिड, इसका भी वही हाल है। एक्सक्रीशन तो करेंगे ही, रिमूव करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड और आयनिक बैलेंस, और फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को कहते क्या हो, ऑस्मो रेगुलेशन। ऐसे ही मालपीजियन टिब्यूल की अगर हम बात करें तो ये स्कीटरी स्ट्रक्चर है, ज्यादातर क्या, इंसेक्ट इंक्लूडिंग क्या, काकरोच। मालपीजियन टिब्यूल वही काम करेंगे, रिमूव करेंगे नाइट्रोजिनस, रिमूव करेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, लेकिन साथ में क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। आखिरी लाइन है एंटीनल ग्लैंड, या दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड है, ये क्या करेंगे, स्कीटरी फंक्शन किसमें, क्रस्टेशिया जैसे प्राण। इस चैप्टर की विशेष बात यह है कि या तो इसके पहले जो लिखा है उससे सवाल पूछता है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उससे सवाल कम आता है, इसकी फिजियोलॉजी से सवाल ज़्यादा आता है, रीएब्जॉर्प्शन से, सिक्रीशन से, है ना, फिल्ट्रेशन, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। किडनी फंक्शन रेगुलेशन, स्ट्रक्चर पढ़ना तो खैर है ही, लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। अगर हम ह्यूमन स्कीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पेयर क्या मिलेगा, किडनी, एक ही पेयर क्या मिलेगा, यूरेटर, एक क्या मिलेगा, ब्लैडर, और एक यूरेथ्रा। किडनी कैसी है, रेडिश ब्राउन है और बीन शेप है, कहाँ सिचुएटेड है, तो ये टिक कर लो, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले तो कहोगे बिटवीन लेवल ऑफ क्या, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा, और बिल्कुल किसके पास है, डार्सल इनर वाल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर, ये इंपॉर्टेंट है। डाटा है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, 5 से 7 चौड़ी है, 3 मोटी है, उसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है वजन पूछ ले, 120 से 170 किलोग्राम है, किलोग्राम होगा,
ग्राम होगा भैया। ये लाइन यहाँ से टूवर्ड द सेंटर, कहाँ, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी क्या मिलेगा, एक नॉच मिलेगा, और इस नाच का नाम हाइलम, जिसके थ्रू क्या, यूरेटर और ब्लड वेसल और क्या, नर्व, ये सब इंटर करेंगे किडनी में। ठीक है, इनर टू द हिलम, हिलम के पीछे की तरफ, इधर देख लीजिए, ये है इनर कॉनकेव सरफेस, यहीं से सब कुछ अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो इनर टू द हिलम एक फनल शेप स्पेस है, ये हिलम ये फनल शेप स्पेस है। इस फनल शेप स्पेस, इनर टू द हिलम ब्रॉड फनल शेप स्पेस, नाम क्या, रीनल पेल्विस, और इसमें प्रोजेक्शन का नाम कैलिक्सेज है। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ किडनी क्या है, तो कहोगे टफ कैप्सूल, और अंदर से किडनी बटी है दो जोन में। अब जब दो जोन होंगे तो बाहर की तरफ क्या होगा, कार्टेक्स होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, मेडुला होगा। बाहर की तरफ कार्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। मेडुला को अगर और ध्यान से देखोगे, मेडुला को अगर और ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे। मेडुला को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे। इन कोनिकल स्ट्रक्चर का नाम मेडुलरी पिरामिड है, जो कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कैलिक्स या कैलिक्स पर। कार्टेक्स का वो हिस्सा, कार्टेक्स का वो हिस्सा जो कहाँ पाया जाए, मेडुला में पाया जाए, पिरामिड के बीच पाया जाए, उस हिस्से का नाम कार्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, इसका नाम क्या है, एज ए रीनल कॉलम, या पूरा नाम रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी है। किसी किडनी की बात करें तो लगभग 1 मिलियन क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या है तो कहोगे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किसी नेफ्रॉन की बात करें तो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा क्या है, ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या है, रीनल टिब्यूल। पहले ग्लोमेरुलस की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, ये हम लोगों का मान लेते हैं हार्ट है, हार्ट से ये ब्लड पंप किया गया, इससे एक आर्टरी निकलेगी जो किडनी को जाएगी, ये मान लेते हैं कि किडनी है। तो होता क्या है कि हार्ट से ब्लड आर्टरी के द्वारा किडनी के अंदर आएगा, आर्टरी टूटेगी तो आर्टीरियोल बनेगा, और आर्टीरियोल टूटेगा तो कैपिलरी बनेगा। उसी कैपिलरी के गुच्छे का नाम क्या है, उसी कैपिलरी के गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस है। देखो ग्लोमेरुलस क्या है, तो कहोगे टफ टाफ कैपिलरी, मतलब कैपिलरी का गुच्छा। लेकिन ये कैपिलरी कहाँ से निकली है, एफरेंट आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल क्या है तो कहोगे ये फाइन ब्रांच है किसकी, तो इसको ब्रैकेट में कर दो, ये फाइन ब्रांच है किसकी, रीनल आर्टरी की। ब्लड जो कहाँ से चलेगा, ग्लोमेरुलस, वो बाहर जाएगा किसके द्वारा, एफरेंट, तो आएगा किससे, एफरेंट से, और जाएगा किससे, एफरेंट से। रीनल टिब्यूल की शुरुआत डायग्राम में देखो तो ये बोमेन कैप्सूल है। रीनल टिब्यूल बिगिन विद डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, नाम बोमेन कैप्सूल, और उसी में क्या इनक्लोज है, ग्लोमेरुलस। ये टिक कर लो, ग्लोमेरुलस ले लो और बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड माइलपीजियन बॉडी, या इसका नाम रीनल कार्पसल। टिब्यूल कंटिन्यू करेगी और एक हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क बनाएगी, उस हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क का नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। फिर पीसीटी से निकलेगा क्या, एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर, नाम हेनले लूप। ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल है, जिसमें नीचे उतरती हुई कौन सी लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर चढ़ती हुई कौन सी लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। और जो एसेंडिंग लिम्ब है वो एक और हाईली क्वाइल्ड टिब्यूलर रीजन से जुड़ जाएगी, जिसका नाम डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ से डीसीटी आप ढेर सारी नेफ्रॉन, मेनी नेफ्रॉन, ढेर सारे नेफ्रॉन की डीसीटी खुलेगी, ये अंडरलाइन करो। सीधी ट्यूब, अभी तक सब क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, ये सीधी ट्यूब है, नाम न भूलिएगा, कलेक्टिंग डक्ट। और ढेर सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होंगी और खुल जाएंगी कहाँ, रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड। कहाँ खुलेंगी, इन द कैलिक्स। ये पैराग्राफ आपके काम का है।
इस पैराग्राफ से एग्जाम में सवाल आ रहा है। मालपीजियन टिब्यूल मालपीजियन कार्पसेल्स ले लो, मतलब कौन कौन सी चीजें, ग्लोमेरुलस हो गया और बोमेन कैप्सूल हो गया, पीसीटी ले लिया गया और डीसीटी, ये सब कहाँ है तो कहोगे कार्टिकल रीजन में है। तो बचा क्या, हेनले लूप बचा, तो हेनले लूप डीप इनटू द क्या, मेडुला। वैसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ पाई जाएगी, मेडुला में ही पाई जाएगी। ये बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में 3-4 बार आ चुकी है, यहाँ नीट लिख दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, तो मेजॉरिटी के ऊपर लिखना हो तो 80% है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में क्या होता है, हेनले लूप बहुत छोटा होता है। अब अगर बहुत छोटा होगा तो जरा सा जाएगा किसमें, वेरी लिटिल इनटू मेडुला, ऐसे नेफ्रॉन का नाम कार्टिकल नेफ्रॉन। तो बचे कुछ नेफ्रॉन, ये जो कुछ है ये 20% है। इसमें क्या होता है, हेनले लूप बहुत लंबा होता है। अब लंबा होगा तो डीप चला जाएगा किसमें, मेडुला में। ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। कुछ नेफ्रॉन और ज्यादातर नेफ्रॉन में क्या अंतर है, तो ज्यादातर नेफ्रॉन का हेनले लूप छोटा होता है, मेडुला में जरा सा जाता है, और कुछ नेफ्रॉन का हेनले लूप बड़ा होता है, मेडुला में काफी गहराई में जाता है। एक तो ये अंतर है, और उनके नाम में अंतर है, एक का कार्टिकल एक का जक्स्टा मेडुलरी। आगे और अंतर देखो, इफरेंट आर्टीरियोल, याद रखिएगा कौन सा है, इफरेंट आर्टीरियोल कहाँ से निकला था, ग्लोमेरुलस। इससे तुरंत डिवीजन होकर के क्या बनेगा, कैपिलरी का नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल। बस इस कैपिलरी के नेटवर्क का नाम ना भूलिएगा, पेरी टिब्यूल। पेरी का मतलब के चारों तरफ, और टिब्यूल का मतलब टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के चारों तरफ है तो नाम हमको रखना पड़ा क्या, पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, ये दिस नेटवर्क कौन सा बेटा, ये यही पेरी टिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क है। ये रन करता है पैरेलल टू द हेनले लूप, और क्या बनाता है, यू शेप। नाम क्या पड़ गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। वासा रेक्टा या तो क्या होगा, एब्सेंट, और नहीं तो हाईली रिड्यूस होगा किसमें, तो वेल डेवलप किसमें होगा, तो वेल डेवलप होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये डायग्राम देख लो, ये देखिए वासा रेक्टा, जो यू से पैरेलल नेटवर्क जो बनता है इसका नाम क्या होता है, वासा रेक्टा। हाईली डेवलप किसमें होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और बहुत पुअरली डेवलप या एब्सेंट किसमें होगा, तो आंसर क्या देंगे, कार्टिकल नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, यहां से कहानी बदलेगी, यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज की बात करें तो कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो कितनी प्रोसेस होनी है, 3। एक का नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम, बस याद रखना ये टेक प्लेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब अलग अलग जगह, जैसे कहीं फिल्ट्रेशन कहीं और होगा, रीएब्जॉर्प्शन भी अलग होगा, सिक्रीशन भी अलग होगा। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन क्या है, तो यही तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, जो कहाँ होगा, तो याद रखिएगा ये कौन करेगा, ग्लोमेरुलस करेगा। इसी नाते फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का नाम क्या रखना पड़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कितना खून फिल्टर किया जाएगा, लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड बाई किडनी, क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये वास्तव में हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड का कितने % है, 1/5, और 1/5 का मतलब 20%। तो हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया है उसका 20% ब्लड किडनी के द्वारा 1 मिनट में फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर है वही जिम्मेदार है किसके लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द 3 लेयर। कौन सा, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और बीच में क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर लेयर होती है। एपिथीलियल, ये स्पेशल क्वेश्चन है, वो एपिथीलियल सेल जो कहाँ पाई जाती हैं, बोमेन कैप्सूल के इनर वॉल में, उसका नाम पोडोसाइट है। और अरेंज कैसे होते हैं, इंट्रिकेट माइनर, इससे क्या हो जाता है, छोटे छोटे माइन्यूट स्पेस बन जाते हैं, नाम क्या पड़ गया, फिल्ट्रेशन स्लिट
या क्या पड़ गया, स्लिट पोर। ब्लड फिल्टर्ड फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। तो जब ब्लड फिल्टर होगा, इधर देखो जरा बेटा, ये है बोमैन कैप्सूल और इधर से ब्लड आया था और इधर को ब्लड गया है। तो जब यहां से फिल्टर होगा तो कह रहा है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्रोटीन कहाँ रह जाएंगे, ब्लड में रह जाएंगे। लेकिन जो प्लाज्मा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा बोमैन कैप्सूल में। पढ़िए जरा, ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, किसको छोड़ के, प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन प्लाज्मा में थी ही, उनको छोड़ दीजिए। ये सब कहाँ पहुंच जाएंगे, ल्यूमेन ऑफ बोमैन कैप्सूल। और जो यहाँ पहुंचेगा उसका नाम क्या रखोगे, दोनों उसका नाम रखोगे फिल्ट्रेट, और प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के हो गए 3 नाम। फिल्ट्रेशन का एक नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन का या तो सबसे पहले कहो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिर कहो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और फिर कहो क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बात एक ही है। क्या क्या पहुंचता है ग्लोमेरुलस में, क्या क्या पहुंचता है, तो कहोगे सारे कंपोनेंट पहुंच जाते हैं, बस किसको छोड़ के, ठीक है। हाँ, अगर ब्लड की बात करें तो 2 चीजें नहीं पहुंची हैं, ब्लड की सेल भी तो नहीं पहुंची है और ना तो ब्लड की प्रोटीन पहुंची है। चलिए, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी क्या, पर मिनट, इसको कहते क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्ट फॉर्म में जीएफआर। और एक हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है, 125 लीटर पर मिनट, ml पर मिनट, या 180 लीटर पर मिनट पर डे। बस डाटा याद रखना, पर यूनिट भी याद रखना। 125 ml पर मिनट है, 180 लीटर पर डे है। ये यहां से अलग से पैराग्राफ दिया है कि मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए कि किडनी में फिल्ट्रेशन की स्पीड स्लो हो जाए, तो किडनी के पास ये व्यवस्था है कि फिल्ट्रेशन के रेट को वो एडजस्ट कर सकता है। किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऐसी ही एक मैकेनिज्म है जो कौन करेगा, तो कहोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, या शॉर्ट फॉर्म में जेजीए। जेजीए क्या है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन, ये टिक कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल सेंसिटिव रीजन बनती कैसे है, तो ये हाईलाइट करो। सेलुलर मॉडिफिकेशन करो, कहाँ, 2 जगह, डीसीटी में करो और कहाँ करो, एफरेंट आर्टेरियोल। आराम से बताइएगा किसकी किसकी सेल में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो कहोगे डीसीटी में हुआ है और एफरेंट आर्टेरियोल में हुआ है। अच्छा, अगर कम हो जाए क्या, जीएफआर, तो एक्टिवेट हो जाएंगे क्या, जेजी सेल, और क्या निकालेंगे, रेनिन। स्पेलिंग याद रखिएगा, RENIN है, डबल N नहीं है। और जो स्टिमुलेट कर देगा किसको, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और जिससे जीएफआर फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कह रहा है जितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनता है, या जितना फिल्ट्रेट पर डे बनता है, 180 लीटर पर डे, क्या उतनी यूरिन बनती है, नहीं बनती है। इसका मतलब फिर हुआ क्या है, जितना फिल्ट्रेट बनता है उसका ज्यादातर हिस्सा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो पढ़ो, लिखा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, कितना, वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर डे कितना है, 1.5 लीटर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 99% फिल्ट्रेट क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, रीएब्जॉर्प्शन। अब सवाल है कहाँ होगा, तो लिखा है ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल। इधर देखो बेटा, ये मान लेते हैं कोई रीनल ट्यूब्यूल है और ये उसकी एपिथेलियल सेल है, और यहां फिल्ट्रेट है। देखो क्या होने वाला है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस का मतलब रीएब्जॉर्प्शन।
कैसे, या तो एक्टिव या तो पैसिव। इधर देखो, कहते मान लेते कोई मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ, मान लेते कोई मॉलिक्यूल ए है और कोई मॉलिक्यूल बी है, यहाँ से निकाल के इस सेल के अंदर चला जाएगा और सेल से चला जाएगा ब्लड में, यहां से निकल के सेल में जाएगा और सेल से चला जाएगा ब्लड में। अब जाएगा कैसे, तो निकल के जाएगा दो तरीके से, या तो एक्टिव या तो पैसिव। एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट पहले से पता है, जो एलॉन्ग द कंसंट्रेशन जाएगा वो पैसिव और जो अगेंस्ट जाएगा वो एक्टिव, जिसमें एनर्जी ना लगे और जिसमें एनर्जी लगे वापस आ जाओ। तो बताओ ये काम कौन करेगा, तो कहोगे एपिथेलियल सेल करेंगे। कैसे करेंगे, एक्टिव या पैसिव। कह रहा एग्जाम्पल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखा है ये जान लो, इतना खुश है एग्जामिनर इससे। बताओ किस किस का एक्टिव और किस किस का पैसिव, तो सबका नहीं दिया है लेकिन जितना दिया उतना याद रखिएगा। कह रहा ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक्टिव होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो कैसे होगा, पैसिव होगा। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ अगर वाटर हुआ ये भी कैसा होगा, पैसिव। बस कहाँ, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको ये नहीं लगता है अगर लिखा है कि इनिशियल सेगमेंट में पैसिव होता है तो डिस्टल सेगमेंट में कैसे होगा, एक्टिव होगा। अंडरस्टूड, कॉमन बात है, इतना तो दिमाग लगा ही लीजिए। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सिक्रीट करती हैं। अच्छा, सेल सिक्रीट भी करती हैं, यहां से चीजें निकाल के फिल्ट्रेट में भी डालती हैं। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट करती हैं कौन कौन सब्सटेंस, H+, K+ और अमोनिया, किसमें, फिल्ट्रेट। इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें, यूरिन फॉर्मेशन। और ये जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ किसके लिए, आयनिक एंड क्या, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। एक एक फंक्शन ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि ये पीसीटी है और पीसीटी की ये एपिथेलियल सेल हैं और यहां भरा हुआ है फिल्ट्रेट, ध्यान से सुनेंगे। तो ये क्या करेगा, ये दो काम करेगा। भाई हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल यहां से एब्जॉर्ब होके सेल के अंदर जाके कहां चला जाए, ब्लड में। ये क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां रिलीज कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, तो पीसीटी पर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और सिक्रीशन भी हो सकता है। यही हाल डीसीटी का भी होगा, वहां भी एब्जॉर्प्शन भी होगा, सिक्रीशन भी होगा। तो ये इसने क्या किया है, एनसीईआरटी ने पीसीटी का एक साथ काम बता दिया है कि क्या एब्जॉर्ब करेंगे क्या सिक्रीट करेंगे, डीसीटी क्या एब्जॉर्ब करेंगे क्या सिक्रीट करेंगे। देखते हैं, पहला तो रटने वाला सवाल है, पीसीटी लाइन बाय अंडरलाइन कर लो। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, पर्पज क्या है, सरफेस एरिया क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से टिक करो, लगभग सभी क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बताओ कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। दो चीजें याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड क्या होगा, और 70 से 80% क्या, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। तो एसेंशियल सब्सटेंट ऑल और 70 से 80% क्या, इलेक्ट्रोलाइट। एब्जॉर्ब बाय दिस का मतलब पीसीटी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, पीसीटी में बताओ क्या 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 कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ, तो लगभग 100% एसेंशियल सब्सटेंस और 70 से 80% क्या, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि पीसीटी का रोल है मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। अब कैसे रोल है, तो देखो बड़ा स्पष्ट लिखा है, ये सिक्रीशन करता है किसका किसका, H+ का और अमोनिया का। ध्यान से सुनिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ K+ भी लिखा था, पुरानी वाली एनसीईआरटी में यहाँ K+ भी लिखा था, नई एनसीईआरटी में K+ नहीं लिखा है। तो जो नहीं लिखा उसको आप भूल ही जाइए, है ना, जो लिखा वो याद रखिए। क्या क्या सिक्रीट करेंगे, H+ और अमोनिया।
और सिक्रीट करने का मतलब कहाँ पहुंचाएंगे, फिल्ट्रेट में ही, और वहां से क्या रिब्जॉर्ब कर लेंगे, बाइकार्बोनेट आयन। तो जरा बताओ इधर से इधर क्या डालेंगे, H+ और अमोनिया, और इधर से इधर क्या रिअब्जॉर्ब करेंगे, तब मेंटेन करेंगे पीएच और आयनिक बैलेंस। बड़ा अच्छा सवाल है, पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। तो हाँ कैसे, तो कहोगे दो काम, कुछ रिअब्जॉर्ब करेंगे और कुछ सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे, H+ और अमोनिया, और क्या एब्जॉर्ब करेंगे, बाइकार्बोनेट। चलिए अब आ गया हेनले लूप। हेनले लूप में सिर्फ दो क्वेश्चन याद रखना, इधर देखिए बेटा, ये है हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। बस इतना अगर आपके दिमाग में डायग्राम रह गया, क्वेश्चन सब सही हो जाएंगे। इधर देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल, ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन, जब फिल्ट्रेट नीचे जाता है तो कंसंट्रेट करता है, क्यों, क्योंकि यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक, एक क्वेश्चन। और जब फिल्ट्रेट ऊपर जाता है तो डाइल्यूट करता है, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस इतना क्वेश्चन। एक आखिरी सवाल, जब डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर, एक्टिव की पैसिव, तो याद रखिएगा पैसिव। जब ऊपर जाएगा तो क्या एब्जॉर्ब होगा, सोडियम, एक्टिव की पैसिव, कहोगे दोनों। इधर देखो, पहले पैसिव एब्जॉर्ब होता है और फिर एक्टिव, कैसे पहचानोगे, ये क्या है, थिन, और ये क्या है, बस इतना ही याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हेनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल, असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल। बस परमिएबल याद रखना, इम्परमिएबल अपने आप याद रहेगा। फिल्ट्रेट जब नीचे जाएगा तो कंसंट्रेट करेगा और जब ऊपर जाएगा तो डाइल्यूट करेगा। जब नीचे जाएगा तो वाटर निकल जाएगा पैसिव, और जब ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे, पैसिव भी और एक्टिव। कहाँ पैसिव कहाँ एक्टिव, थिन सेगमेंट में पैसिव और थिक सेगमेंट में एक्टिव। अच्छा एक और आखिरी क्वेश्चन, जब फिल्ट्रेट यहां एंट्री करता है तो उसकी ऑस्मोलैलिटी 300 ml ऑस्मोल पर लीटर है। जैसे जैसे नीचे जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो 400 हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, 900 हो जाएगी, और यहां पहुंचते पहुंचते तो बताओ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कहां होगा, तो कहोगे टिप ऑफ हेनले लूप, और कितना होगा 1200। और फिर नीचे से ऊपर जाओ फिर घटने लगेगा, फिर से यहाँ क्या होगा 1000 हो जाएगा, यहाँ 800 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते पीसीटी पर कितना हो जाता है, पीसीटी पर 200 हो जाता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम ध्यान से देखिए, काउंटर करंट वाला, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर, काम की बात हो गई। इधर आओ, बताओ रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम कहां होता है। अरे आंसर सुनो, आंसर कहोगे हेनले लूप। मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, हेनले लूप। अब हेनले लूप में कहां होता है, तब कहोगे कहां, असेंडिंग लिम्ब। सीधे ना पहुंचो वहां। तो मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम कहां होता है, पीसीटी पर। 70-80% वही हो गया ना। इसका फिर अब जब रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम करोगे तो काम फिर कुछ और होगा। इसका वास्तव में असली रोल क्या है, मेंटेन करना है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, परमिएबल फॉर वाटर और इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो जब फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा एज इट मूव डाउन। और असेंडिंग लिम्ब उल्टा है, ये इम्परमिएबल है वाटर और परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, एक्टिव की पैसिव, दोनों। कहां पैसिव कहां एक्टिव, थिन सेगमेंट में पैसिव और थिक में।
देयरफॉर जब कंसंट्रेट फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा और क्यों डाइल्यूट होगा। एनसीईआरटी में सब लिखा है, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, निकल के कहाँ जाएगा, एनसीईआरटी में सब लिखा है, बस याद होना चाहिए। अब आ जाओ डीसीटी, फिर वही हाल डीसीटी का, जो पीसीटी का हाल वही डीसीटी का हाल। यहाँ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, इधर देखो ये है डीसीटी और यहाँ अंदर है फिल्ट्रेट। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ने लगी तो ये कंडीशन है, तो यहाँ से क्या करिए वाटर, और अगर शरीर में सोडियम की कमी पड़ने लगी तो यहाँ से क्या रीएब्जॉर्ब कर लिए, तो यहाँ वास्तव में डिमांड पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। शरीर में अगर कंडीशन कुछ ऐसी है तो रीएब्जॉर्प्शन करिए। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका करोगे और किसका करोगे, वाटर। डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन किसका, बाइकार्बोनेट आयन, और किसका सिक्रीशन करना है किसका, आप देखो H+ K+ और किसका अमोनिया। तो यहां बताओ कौन कौन सी चीज फिल्ट्रेट में डाली जाएगी, H+ K+ और क्या अमोनिया। और पर्पज क्या होगा, पर्पज वही है, मेंटेन करो पीएच और मेंटेन करो, बड़ा बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन मेंटेन करेगा, तो याद रखिएगा डीसीटी मेंटेन करेगा। चलिए यहां सब वही कहानी है, जितने एरो ऊपर की तरफ है वो एब्जॉर्प्शन, और जितने एरो ये हैं ये सिक्रीशन। जैसे देखो ये देखिए बाइकार्बोनेट निकल गया और H+ अंदर आ गया, अमोनिया अंदर आ गई, K+ बाहर निकल गया। कलेक्टिंग डक्ट, ये लंबी सी डक्ट है, अंडरलाइन करो, आ सकता है एग्जाम में। ये कहां से कहां तक है, तो कहोगे कार्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला। बताओ कौन सी डक्ट है जो कार्टेक्स से मेडुला तक फैली है, कलेक्टिंग डक्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ है, रीएब्जॉर्ब इन दिस रीजन, पर्पज क्या है, कंसंट्रेट करो यूरिन। दिस सेगमेंट आल्सो अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। इधर देखो ये है कलेक्टिंग डक्ट और इससे क्या निकल गई, यूरिया निकल गई, और कहाँ गिरी, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और फायदा देखो लिखा है हाई कर देना है क्या, ऑस्मोलैरिटी। इसका भी रोल है मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। बस कैसे, तो सिर्फ सिक्रीशन करेंगे H+ का और K+। जरा बताओ कौन 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 लोग हैं जो पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन कराएंगे, तो पीसीटी भी डीसीटी भी और कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन तरीके में अंतर है। पीसीटी का तरीका अलग है, डीसीटी का तरीका अलग है और कलेक्टिंग डक्ट का तरीका अलग है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, पहले जरा इधर देख लो, बस इसमें बस कुछ है नहीं। इधर देखो ये देखिए 300 ml आसमाल यहाँ लिखा हुआ है पीसीटी, ये फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, यहाँ 400, यहाँ 600, यहाँ 800, यहाँ 1000, यहाँ 1200, कंसंट्रेट हो गया। ये ऊपर जा रहा है तो 900 600 घट रहा है, क्यों घट रहा है देखो, तो जब इधर जा रहे, जब नीचे जा रहे थे तो ये वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब समस्या सुनिए क्या है, समस्या ये है कि आखिर ये NaCl क्यों निकल रहा है और ये वाटर क्यों निकल रहा है, तो वाटर इस नाते निकल रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ क्या 200 और फिर नीचे आए, फिर देखो ये वाटर एब्जॉर्ब होने लगा। जितना बढ़िया वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना यूरिन क्या होगी, कंसंट्रेट। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का केवल एक पर्पज है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाए कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट पर, जिससे यूरिन क्या हो जाए, कंसंट्रेट। बस सवाल ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। आप सोचो अगर ये NaCl यहाँ ना होता तो, अगर यहाँ से निकल के मेडुला में ना गिरता तो
तो मेडुला की कंसंट्रेशन हाई ना होती। तो अगर मेडुला हाई कंसंट्रेटेड ना होता तो ये वाटर एब्जॉर्ब ना होता, यूरिन कंसंट्रेट ना होते। तो एक लक्ष्य है क्या, किसी तरीके से मेडुला की ऑस्मोलैलिटी हाई करूं। और मेडुला की ऑस्मोलैलिटी हाई करने के लिए दो केमिकल है, एक कौन सा है, NaCl, जो कहां से आएगा, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। और दूसरा केमिकल कौन सा है, ये कहां से आएगा, ये आएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो कंक्लूसिव सुन लो, काउंटर करंट मैकेनिज्म का लक्ष्य क्या है, कहोगे यूरिन को कंसंट्रेट करना, कैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करना, कहां, कलेक्टिंग डक्ट पर। क्यों, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुला, क्यों, दो केमिकल, पहला NaCl कहां से आया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और दूसरा यूरिया कहां से आई, कलेक्टिंग डक्ट। भाई इतने है, इसका नाम काउंटर करंट क्यों है, देख लो। ये है वासा रेक्टा, इसमें फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, काउंटर हो गया। इसमें फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, सॉरी इसमें ब्लड नीचे जा रहा है, इसमें ब्लड ऊपर जा रहा है, फिर से क्या हो गया, काउंटर। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और एक चीज देख लो, ऑस्मोलैरिटी सबकी याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जितना लिखा है ना बेटा उतना आप याद करना, आप सिस्टम से चीजें याद करिएगा। ऑस्मोलैरिटी कार्टेक्स की कितने होती है, 300 ml ऑस्मोल पर लीटर। और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, पहले कितनी हो गई, और थोड़ा गहराई में गए, और थोड़ा गहराई में गए, तो जब कार्टेक्स से मेडुला की तरफ जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, कितना, 300 से 600, 800, 900, 1000, 1200, कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, यही लोग हैं NaCl और यूरिया, यही क्या कर रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा रहे हैं। अब देखो चाहे जो लिखा हो सब याद है। मैमल का मतलब हम लोगों के पास एक योग्यता है, आज पता चला क्या, कि हम कंसंट्रेट कर सकते हैं यूरिन, किसकी मदद से, दो लोगों की मदद से, एक का नाम और एक का नाम वासा रेक्टा, ठीक है। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट किसमें, टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप, अपोजिट है, काउंटर करंट कहोगे। और फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा भी क्या है, अपोजिट है, तो फिर क्या कहोगे, काउंटर करंट कहोगे। इन दोनों की नजदीकियां, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नजदीकियां किसके बीच, हेनले लूप और वासा रेक्टा, और साथ में क्या चल रहा है, काउंटर करंट। ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब अंडरलाइन करो, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, किधर की तरफ, इनर मेडुला, कितनी, 300 ml, कहाँ, कार्टेक्स, बढ़ के कितनी हो गई, कहाँ, इनर मेडुला। ये ग्रेडियंट कौन बनाया है, दो लोग, एक का नाम दूसरे का नाम यूरिया। अब बताओ NaCl कहां से आया, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, जो कि एक्सचेंज हो गया किससे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। डायग्राम में देख लो, बड़ा आसान है। ये NaCl कहां से आया, एसेंडिंग लिम्ब, और फिर देखो NaCl गया कहां, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर ये घूम के इधर आया, और फिर देखो वापस आ गया मेडुला में, इधर निकल गया। फिर से बताओ NaCl कहां से कहां चला, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से मेडुला, मेडुला से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, से एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, से मेडुला। अच्छा यूरिया बताओ कहां चली, कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से कहां चली, थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं, पता यूरिया कहां से कहां चली, कलेक्टिंग डक्ट से मेडुला, और मेडुला से थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से घूम करके फिर यहां नहीं आ गई। ये साइकिल किसकी चल रही है, यूरिया के। तो यूरिया की साइकिल चल रही है और ये NaCl की साइकिल चल रही है। चलो बताओ इस NaCl कहां से कहां चला, NaCl देखो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से पहुंचा मेडुला, और मेडुला से कहां पहुंचा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, फिर NaCl वापस कहां आ गया, मेडुला में, किसके द्वारा, एसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, खत्म। स्मॉल अमाउंट यूरिया बताओ कहां से चली,
कह रहा इंटर कर गई थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप और वापस आ गई कहाँ, इंटरस्टिशियम में। किसके द्वारा? कह रहा ऊपर जितनी कहानी आप पढ़ रहे हो इसका एक ही पर्पज है, क्या? हेनले लूप और काउंटर करंट मैकेनिज्म है, और इसका मेन पर्पज, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और ऐसे ग्रेडियंट की क्यों आवश्यकता है? तो अब लिखा है इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम, और जिससे कंसंट्रेट हो जाए क्या, यूरिन। कितने गुना? ह्यूमन यूरिन कैन प्रोड्यूस 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखो किडनी की फंक्शनिंग को इफिशिएंटली मॉनिटर और रेगुलेट किया गया है। 3 लोग इसमें हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, और देखो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हाइपोथैलेमस है, जेजीए है, और काफी हद तक हार्ट भी रोल है। ये कहानी जो है हाइपोथैलेमस की है, ये जेजीए है, और ये हार्ट है, तीनों दिए हुए हैं। कह रहा हम लोगों की बॉडी में जो आस्मो रिसेप्टर है, आस्मो रिसेप्टर का मतलब ऐसा कोई भी रिसेप्टर जो ये बता सके कि हमारे शरीर की आस्मोलेलिटी चेंज हुई है तो कम हुई है कि ज़्यादा। कैसे? वो इधर देख लो। जैसे ये हम लोगों का बॉडी फ्लूइड है, इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें वाटर है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन को आस्मोलैरिटी कहेंगे, और जो डिटेक्ट कर सके उसका नाम आस्मो रिसेप्टर। तो हमारे शरीर के जो आस्मो रिसेप्टर हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा कि चेंज हो गया है क्या, या चेंज हो गया है क्या बॉडी, या चेंज हो गया है क्या, ठीक है। अब कैसे क्या क्या चेंज होगा वो देखिए। तो 2 ही ऑप्शन है भाई, या तो आस्मोलैरिटी बढ़ जाए या तो आस्मोलैरिटी घट जाए। अब जरा बताओ, अगर वाटर का लॉस कर दिया जाए यहाँ से तो बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेट होगा कि डाइल्यूट? कंसंट्रेट। तो आस्मोलैरिटी क्या करेगी? तो यदि एक्सेस लॉस हो जाए किसका, फ्लूइड का, कहाँ से, बॉडी, तो तुरंत कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, आस्मो रिसेप्टर। वो किसको बता देंगे, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन निकलेगा कहाँ से, न्यूरो है। अब एडीएच करेगा वो देखो, इधर इधर देखो जरा, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। देखिए अगर डीसीटी पर ढेर सारा वाटर एब्जॉर्ब करा लिया जाए तो बॉडी फ्लूइड जो कंसंट्रेट हुआ कुछ हद तक सही हो जाएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगी, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, जिससे प्रिवेंट हो जाएगी क्या, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी। ये एक कहानी है। और इसका उल्टा हो जाए, जाड़े का मौसम है और आप खूब ढेर सारा पानी पी लीजिए तो शरीर में वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या करोगे, तो बस एडीएस से कहो कि भैया आप एब्जॉर्ब न करो, अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। और जब एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो वाटर कहाँ जाएगा, यूरिन में जाएगा, और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, डायूरेसिस, फीडबैक पूरी। देखो अगर बॉडी फ्लूइड क्या कर जाए, बढ़ जाए, तो तुरंत सबसे पहले स्विच ऑफ करो किसको, तो तुरंत सप्रेस करो क्या, एडीएच। और अगर एडीएच को सप्रेस करोगे तो यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन घटेगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन घटेगा तो वाटर जाएगा कहाँ, यूरिन में जाएगा, यूरिन डाइल्यूट होगी और क्या हो जाएगी, डायूरेसिस हो जाएगी। हाँ कह रहा एडीएच और काम भी करता है क्या, तो ये अंडरलाइन करो, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है किसको, ब्लड वेसल को। अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो बीपी इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, और जिससे क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर। क्लियर हो गया, किसका इफेक्ट समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस। क्या
चेन है, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आस्मो रिसेप्टर को पता चलेगा, आस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को बताएगा, हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को बताएगा और वहां से एडीएच निकलेगा। बस इतने होना है। अब समस्या कैसी है, अगर पानी कम पड़ गया है तो आस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, एडीएच प्रमोट होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा कहाँ, डीसीटी पर, और यूरिन कंसंट्रेट। और अगर पानी ज्यादा है तो उल्टा कर लेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, एडीएच सप्रेस कर देंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन घटा देंगे, यूरिन क्या कर देंगे, डाइल्यूट, खत्म। जब ये समस्याएं हो रही होंगी, हाइपोथैलेमस और सब लोग लगे होंगे, तो क्या किडनी आराम थोड़े कर रही होगी। जेजीए कहाँ है, किडनी के अंदर है। अगर गिर गया क्या, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, या घट गया क्या ग्लोमेरुलर, या घट गया क्या, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा क्या, और क्या निकाल देंगे, रेनिन। अब रेनिन पीछे पढ़ के आए थे ना कि रेनिन बीपी बढ़ा करके क्या करेगा, जीएफआर मेंटेन करेगा। कैसे करेगा वो यहाँ लिखा है। रेनिन पहले एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा 1 में और 1 को कन्वर्ट करेगा 2 में। एंजियोटेंसिन 2 दो काम करेगा, इधर देखो, ये पावरफुल क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, बढ़ा क्या, ब्लड प्रेशर। तो और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो, और भाई घटा था ही, हमको बढ़ाना था, बढ़ गया। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करेगा कहाँ और निकलवाएगा क्या, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन दौड़ा दौड़ा जाएगा कहाँ, डीसीटी पर, और रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका, सोडियम और किसका, वाटर। तो कुछ ना कुछ ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। दिस लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। फिर क्या बढ़ेगा, इस पूरी मैकेनिज्म का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन। सुन लेते हैं, अगर जीएफआर कम हुआ तो जेजी सेल से रेनिन निकला, एंजियोटेंसिनोजेन को 1 में और 1 को 2 में। 2 ने 2 काम किया, उसका नाम 2 है क्योंकि काम 2 है। पहला काम वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, बीपी बढ़ा के जीएफआर बढ़ा देगा। दूसरा काम आइडिनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एल्डोस्टेरॉन निकलवाएगा, और वो सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब करके बीपी बढ़ा करके, वॉल्यूम बढ़ा करके क्या करेगा, जीएफआर मेंटेन। जब ये सब हो रहा होगा तो क्या हार्ट आराम कर रहा होगा, वो भी दिमाग लगाएगा। देखो अभी तक हम लोगों ने जानते क्या पढ़ा है कि बीपी घट गया, जीएफआर घट गया, और कहीं उल्टा हो जाए तो अगर कहीं इंक्रीज हो जाए ब्लड फ्लो इन एट्रिया, मतलब बीपी बढ़ गया, तो हार्ट से क्या रिलीज होगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन या डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिससे घट जाएगा क्या। और सबसे पहले एक और काम करेंगे, एएनएफ तुरंत कहेगा बंद करो क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। यूरिन बताओ डाइल्यूट होगी कंसंट्रेट, आगे बढ़ा लो, एंड यूरिन बिकम डाइल्यूट। ये एएनएफ का काम है। एएनएफ यूरिन का आया हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यूरिन को डाइल्यूट नहीं करेगा और कौन डाइल्यूट करेगा। तो जो डाइल्यूट करेंगे उनके नाम सुन लो, चाय काफी अल्कोहल, चाय काफी अल्कोहल, और क्या, एएनएफ। ये लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट। बाकी सब क्या करेंगे, कंसंट्रेट। मिक्चुरेशन, यूरिन कहां बनेगी, नेफ्रॉन, अल्टीमेटली कैरी टू द क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और वहां स्टोर रहेगी कब तक, जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक। और इच्छा का मतलब वॉलेंट्री सिग्नल कहां से आएगा, वो तो सीएनएस से आएगा। ये सिग्नल कब शुरू होगा, इनिशिएटेड बाय, अंडरलाइन करो, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जैसे जैसे ब्लैडर भरेगा किससे, यूरिन। इसके रिस्पांस में स्ट्रेच रिसेप्टर जो कहां पाए जाएंगे, वाला ब्लैडर में, ये सिग्नल भेज देंगे किसको, और सीएनएस पास कर देगा कहां, मोटर मैसेज। देखो इधर देखो जरा, डायग्राम देख लो, डायग्राम ये है सीएनएस, ये है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए यहां से सिग्नल आएगा दो लोगों को, इसमें पाई जाती है मसल, मसल से कहा जाएगा आप कॉन्ट्रैक्ट करिए,
और यहाँ पाया जाता है स्फिंक्टर, और उससे कहा जाएगा रिलैक्स करिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, यूरिन क्या हो जाएगी, पास। इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, एक काम, और साथ ही में रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जिससे क्या होगा, रिलीज हो जाएगी क्या, यूरिन। जरा बताओ मोटर मैसेज क्या करेगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्फिंक्टर का प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को कहते क्या है, मिक्चुरेशन, और इसमें न्यूरल मैकेनिज्म है, इसको कहते क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसके बाद रटना है, एक एडल्ट ह्यूमन में बताओ ऑन एन एवरेज कितनी, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर हावर डे है। यूरिन जो बनती है वो कैसी होती है, लाइट येलो कलर होती है, और कैसी होती है, वाटरी होती है। लाइट येलो कलर क्यों होता है, हाँ क्यों, यूरो बाइलिन या यूरो क्रोम। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक, पीएच कितना होता है, 6। ऑन एन एवरेज कितनी यूरिया, 25 से 30 ग्राम यूरिया स्कीट आउट पर आवर पर डे। कुछ कंडीशंस हैं जो चेंज कर सकती हैं क्या, यूरिन। इसी नाते एनालिसिस ऑफ यूरिन करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे बीमार होकर कहेगा यूरिन की टेस्ट कराएं, क्यों, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस में है, पता करने में कि कहीं कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, कहीं किडनी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मेल फंक्शनिंग तो नहीं। जैसे अगर प्रेजेंस है ग्लूकोज का मतलब ग्लाइकोसूरिया, और प्रेजेंस है कीटोन बॉडी का मतलब कीटोन्यूरिया, ये कौन सी बीमारी है, डायबिटिक मेलिटस। जब सारे लोग एक्सक्रीशन कर रहे थे, किडनी एक्सक्रीशन कर रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा हम भी थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीशन कर लेते हैं, तो किडनी को छोड़ के बाकी लोग जो एक्सक्रीशन करेंगे वो अदर एसेसरी या एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे कह रहा अदर देन किडनी, कौन लोग, लंग्स, लिवर और स्किन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, जैसे लंग्स, हमारे लंग्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, कितना, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 200 ml पर मिनट, और साथ में थोड़ा बहुत क्या चला जाता है, वाटर। अब आया लिवर, यहाँ से वास्तव में पैराग्राफ अलग होना चाहिए। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या करेगा, बाइल। अच्छा बाइल में क्या क्या होगा, तो बाइल में बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन होंगे, विटामिन होंगे और ड्रग। ये सब सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस पास आउट हो जाएंगे किसके साथ, क्योंकि बाइल गिरेगा कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में गिरेगा, फीकल मैटर के साथ पास। स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड जो हमारी स्किन में है वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, सब्सटेंस अपने सिक्रीशन, जैसे देखो स्वेट जो प्रोड्यूस किया जाएगा किसके द्वारा, स्वेट ग्लैंड कैसा होता है, वाटरी फ्लूइड, उसमें क्या होता है, NaCl, और क्या होता है, इसमें और क्या होता है, लैक्टिक एसिड। प्राइमरी, वैसे तो प्राइमरी फंक्शन स्वेट का क्या है, शरीर को ठंडा करना, लेकिन ये रिमूव कर देगा इन सारे सब्सटेंस। तो पसीने में क्या क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकल जाएगा और लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से सिबेसियस की बात करें, इसमें इसके सिक्रीशन में स्टीरॉल होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, वैक्स होगा, और ये सब एलिमिनेट होगा किसके साथ, असली काम सिबेसियस ग्लैंड का असली काम है प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। तो स्वेट ग्लैंड का मेन काम है ठंडा करना, और सिबेसियस ग्लैंड का मेन काम है ऑयली कवरिंग देना, लेकिन वो अलग बात है। कह रहा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट पास हो सकते हैं किसमें, सलाइवा। आखिरी हेडिंग, डिसऑर्डर, अगर गड़बड़ी हो जाए किडनी में तो इकट्ठा होने लगेगी क्या, यूरिया, बीमारी का नाम, और ये बहुत खतरनाक है, लीड टू द किडनी फेल्योर। इन सच पेशेंट यूरिया को रिमूव किया जाएगा किस प्रोसेस से, तो आंसर क्या देंगे, हीमोडायालिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायालिसिस ब्लड
ड्रेन होगा कहाँ से, कन्वीनियन आर्टरी से, और पंप हो जाएगा किसमें, डायलाइजिंग यूनिट, और यूनिट का नाम आर्टिफिशियल किडनी, और ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियन आर्टरी, इसको पंप करो किसमें, डायलाइजिंग यूनिट, आफ्टर एडिंग, ये याद रखना क्या ऐड करोगे, एंटीकोआगुलेंट, कौन सा, और इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर क्या पाई जाएगी, क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब, नाम न भूलिएगा, क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब पाई जाएगी, और जिसके बाहर बाहर होगा फ्लूइड, जिसका नाम, इसमें सब कुछ होगा, हैव सेम कंपोनेंट, जैसा कि कहाँ होगा, प्लाज्मा, बस क्या नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। आखिरी में पोरस सेलोफेयर मेम्ब्रेन अलाउ करेगी पैसेज ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल या वेस्ट मॉलिक्यूल ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चूंकि नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ नहीं है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो ये सब्सटेंस ब्लड से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे, सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट और क्लियर कर देंगे ब्लड। अच्छा, जब क्लियर हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसको वापस डालेंगे किसमें, बॉडी थ्रू ए वेन, आफ्टर एडिंग। अब क्या ऐड करोगे, पहले क्या मिलाया था, अब क्या मिलाया है, एंटी हिपैरिन। ये हजारों मरीजों के लिए बड़ा जीवन दायनी है। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी कराना पड़ सकता है, ये अल्टीमेट मेथड है। कब, अगर क्या हो जाए, रीनल फेल्योर, या क्या हो जाए, किडनी फेल्योर। फंक्शनिंग किडनी हमको चाहिए फॉर ट्रांसप्लांटेशन। कहाँ से लाना पड़ेगा, डोनर। प्रिफर किसको करेंगे, क्लोज रिलेटिव, और मिनिमाइज करेंगे चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम। आजकल प्रोसीजर अच्छे हैं, सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा है। रीनल कैलकुलाई, स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट, जैसे ऑक्जिलेट, ये बन जाए किडनी में तो नाम। और आखिरी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन है किसका, इसके नीचे लिख दीजिए ऑटो इम्यून डिजीज, बस।